अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुज़म्मिल सत्तार। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा नाज़रीन, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंसील्ड वर्क का। उसके अंदर हमने जो सीवरेज के पाइप थे, पानी के पाइप थे और जो इलेक्ट्रिशियन के जो पाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आज डिस्कस करेंगे जो प्लास्टर वर्क है, कि प्लास्टर वर्क कैसा होना चाहिए, फिनिशिंग किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं प्लास्टर वर्क के साथ। तो उसके ऊपर आज बुखारी साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। बुखारी साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया जी। प्लास्टर वर्क में जो सबसे पहले इसमें जो चीज़ काउंट होगी इसकी प्लास्टर की जो रेशो होती है, और रेशो में इसमें जो बेस्ट रेशो हम गिनते हैं वो ये है कि 1:4 की रेशो होती है। अब उसकी मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ कि एक एक पोर्शन जो है वन पार्ट जो है आपका सीमेंट होगा और 4 पार्ट जो है वो सैंड होगी, और सैंड भी उसकी जो रिफाइन वाली जो प्लास्टर में इस्तेमाल होती है वो सैंड होगी। और या इसको आप कह लें कि एक हिस्सा अगर सीमेंट का है और 4 हिस्से 4 गुना जो है वो उसमें सैंड इस्तेमाल होगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बिल्कुल आप एक तो जो आपके प्लांट से या डैम से या बेसिकली ये रिवर की सैंड होती है, बड़ी रिफाइन होती है, उसको आपने उसको दोबारा से अपने पास जब आती है तो उसको छानना है। बिल्कुल छानने के बाद बिल्कुल रिफाइन और साफ़ सुथरी जो है ना उसका वो पेस्ट बना के प्लास्टर की वो उसकी आपने पेस्ट करना है। अच्छा, उसमें दूसरी बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी क्योरिंग जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा उसकी क्योरिंग होनी चाहिए। ब्रिक मैसनरी क्योंकि उसमें गैप होता है, 15-20 दिन का गैप आ चुका होता है उसकी कंसील्ड पाइपिंग की वजह से, क्योंकि पाइपिंग आपको कंसील्ड पाइप करते हुए 15-20 दिन लग जाते हैं उसमें, और उसमें आपका ज़ाहिर है वो कंसील्ड पाइप और सीवरेज पाइप कर वो ब्रिक्स जो हैं वो काफ़ी ड्राई हो चुकी होती हैं। उसमें आपने 2-3 दिन क्योरिंग करनी है, जितनी मैक्सिमम क्योरिंग कर सकते हैं वो क्योरिंग करनी है, क्योंकि उससे उसकी ग्रिप बनती है प्लास्टर की। और उसके बाद जो है कि जैसे मैंने आपको रेशियो बताई है, जो आइडियल रेशियो है वो 1:4 है, और कोशिश करें, मेक श्योर करें कि वो 1:4 ही हो, और उसको खुद से चेक करें तो ज़्यादा मुनासिब है ताकि वो उसमें बिल्कुल एरर ना आए। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर जो इसकी थिकनेस है उसको भी आपने बड़ा क्लोजली उसको आपने ऑब्जर्व करना है। आपकी अगर तो ब्रिक मेसनरी आपकी अच्छी हुई है, इवन अगर आपकी चुनाई हुई है, जैसे मैंने पिछले हमारे वीडियोस में आपको जिक्र किया था कि आपकी जो ब्रिक मेसनरी है वो बहुत इवन होनी चाहिए, उसकी बिल्कुल वो जिसको हम कहते हैं डोरी और गज के साथ आपकी ब्रिक मेसनरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी ब्रिक मेसनरी अच्छी है तो उसके ऊपर प्लास्टर की रेशो जो है वो 15 mm से लेके 20 mm तक, या 12 कम से कम 12 mm उसके ऊपर प्लास्टर की लेयर एक होगी। और आप कोशिश करें कि जो 12 mm है उसी को ही आप उसको फॉलो करें, 12, 13, 14 mm तक। 15, 18, 20 तक वो थोड़ा सा उसमें आपको बाद में क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। बेहतर यह है कि आइडियल जो है 12 से 15 तक है, या 12 से 20 तक भी हो तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये तो होगी उसकी थिकनेस की है, क्योंकि थिकनेस का भी इसके साथ लिंकअप है। अब ज्यादा थिकनेस होगी, अनइवन वॉल्स होंगी, आपके अंदर वो क्वालिटी देने में और बाद में क्रैक्स आने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना उसके ऊपर पेस्ट चढ़ेगा तो वो उतने उससे ज्यादा उसके ऊपर क्रैक्स आने के चांस हैं। अच्छा, इसके साथ प्लास्टर का खाली सिर्फ प्लास्टर के साथ उसको खाली ईंटों का ढांपना मकसद नहीं होता, इसके साथ आपकी आगे आने वाली जो स्टेजेस होती हैं उसका भी इसके साथ बड़ा डायरेक्टली लिंक होता है। लाइक आपने बाद में पेंट वर्क करना है, लाइट एंड शेड का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसके अंदर वो जो अनइवन है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में डलकें वगैरह कहते हैं, वो बाद में फिर नजर आती हैं ज्यादा। वो जितना मर्जी आप कवर कर लें, पेंट वाला एक खास मटेरियल जो अस्तर लगाता है, जो उसके ऊपर वॉल पुट्टी वगैरह लगाता है या फिलिंग या फिलर जो भी लगाता है, वो एक खास हद तक लगाएगा। उससे ज्यादा वो लगाएगा तो पेंट का वर्क आपका जो है वो आपका सेक्रीफाइस होगा। एनीहाउ, अभी हमारी पेंट वाली स्टेज नहीं है, लेकिन इसके लिए पेंट की स्टेज को भी बेहतर बनाने के लिए आप अगर आपने प्लास्टर वर्क को अगर आपने बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया तो उसका आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बेहतर होगा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि प्लास्टर वर्क के अंदर सीमेंट और रेत, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सीमेंट तो हमें किसी भी एक अच्छी फैक्ट्री का हम ले सकते हैं, बहुत सारे नाम है मार्केट में। रेत कौन सी इस्तेमाल की जाए इसके अंदर? जो आम हमने चुनाइयों के लिए जो रेत हमने इस्तेमाल की थी वही रेत इस्तेमाल करें, या कोई फाइन इसकी भी ग्रेडिंग होती है प्लास्टर के लिए? प्लास्टर के लिए जो रेत एक ही रिकमेंडेड होती है, क्योंकि हम जिस रीजन में हम रह रहे हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ पे जो है ना ये
झेलम अप टू जो इस तरफ नॉर्दर्न एरिया है, इसको नॉर्थ जोन बोलते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सोर्स है आपका वो गाजी डैम है, डैम से आती है, वो बड़ी रिफाइन किस्म की नेचुरली रिफाइन होती है वो है, या गुजरात से आपके चनाब से आती है। और फ़र्क सिर्फ ये होता है कि डैम की जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वो आपने उसको देखना है उसके अंदर पत्थर वगैरह ना हो, और उसके अंदर उस पत्थर हैं और इस तरह की बजरी वगैरह कोई चीज़ बीच में ना हो, वो साफ़ करनी पड़ती है। जैसे दरिया की है उसके अंदर लकड़ियाँ वगैरह छोटी होती हैं, वो इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई भी आपकी सैंड आती है अच्छी क्वालिटी अगर आपने लेनी है तो आप अपनी तसल्ली के लिए उसको अपने पास से दोबारा उसको उसको स्टेन करें, जिसको आप कहते हैं ना छाने, उसको उसके ब्रीक जाली के साथ उसको छाने। उससे ये होता है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं ना, जो भी उसके जो यूज में नहीं आते, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, क्योंकि रिवर वगैरह में जो है ये लकड़ी जब आती है और छोटे छोटे पार्टिकल जो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं तो वो प्लास्टर के लिए बाद में प्रॉब्लम करते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टर करने के बाद जब 2-4 साल बाद आप देखते हैं किसी जगह से वो प्लास्टर उखड़ जाता है, जब आप गौर से देखते हैं तो उसके अंदर आपको बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके या छोटे छोटे पीसेस जो है बाकायदा आपको लकड़ी के और इस तरह के घास भूस के नजर आते हैं। वो जो है ना बाद में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि ये स्टेन करते वक्त उसको या छानते वक्त कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है, ना इतनी उसकी वो है, लेकिन वो लोग कई दफा ओवरलुक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाद में बड़े मसाइल होते हैं, वो पेंट में भी प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, इंडोर अगर हो तो फिर भी आप कवर कर लेते हैं, आउटडोर में आपके पास चॉइस कोई नहीं होती। एक तो हाइट ज्यादा हो जाती है आउटडोर में, उसमें फिर यह है कि उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आपका लकड़ी का जो वर्क है जब वो उखड़ती है तो उसके साथ सेम बड़ा आता है और वो खराब करता है पेंट को। तो मुनासिब ये है कि अगर आप उस लकड़ी को या उसके साफ कर ले तो बेहतर है। एंड आपका क्वेश्चन ये था कि आप हमारी इस रीजन में डैम की या रिवर की इस्तेमाल होती है। पंजाब, डाउन पंजाब की तरफ जो है वो आम सिंपल रेत के साथ भी प्लास्टर करते हैं। अच्छा बुखारी साहब, आपने ये तो बता दिया कि प्लास्टर अच्छा कैसे किया जा सकता है, ज़रा ये भी बताइएगा हमारे हमारे नाज़रीन को कि प्लास्टर की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि प्लास्टर की लाइफ जो है ना वो इंक्रीज हो जाए। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टर की लाइफ को अगर उसकी एज उसकी लॉन्ग लास्टिंग करनी है ना प्लास्टर की, तो उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि आप जो है पहले ब्रिक, जो ड्राई ब्रिक होती हैं, चुनाई जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपने अच्छी खासी क्योरिंग करनी है बिफोर आपका प्लास्टर शुरू होने से पहले। प्लास्टर जब शुरू हो जाता है, सुबह आपका प्लास्टर होता है, शाम तक उसको आपने ड्राई होने का या उसको ग्रिप करने का एक मौका देना है। उसके बाद आपने उसकी जो प्लास्टर कंप्लीट कर चुका है आपका प्लास्टर वाला, उसके ऊपर आपने इसकी क्योरिंग शुरू कर देनी है। अच्छा, क्योरिंग पे आपने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और टूल नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है, कोई और मेथड नहीं है उसकी लाइफ बढ़ाने का, मतलब आपने उसके ऊपर एक डायरेक्ट शावर जो देना है, आपने वो कोशिश करनी है कि आपने स्लो शावर देना है ताकि देर तक पानी उसके ऊपर वॉल के ऊपर, वर्टिकल वॉल होती है, जब आप पानी की क्योरिंग करते हैं तो पानी एकदम नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल कर जाता है। अच्छा, उसकी भी आपने कोशिश करनी है कि आप उसके ऊपर हल्का हल्का क्योरिंग करते रहें, और हर एक घंटे के बाद कम से कम 15-20 मिनट की हल्की हल्की क्योरिंग करें ताकि उसके अंदर मॉइस्चर रहे। जितनी देर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रिप करता है प्लास्टर जो है। और सीमेंट की रेशो भी जो होती है, सीमेंट का भी काम ये होता है कि ये जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो ग्रेजुअली 1 2 3 4 इसी तरह 20 21 22 28 दिन तक कंटिन्यू जो है वो अपनी ग्रिप करता है। तो अब ये है कि 28 दिन तक हो सकता है आप इतनी प्रैक्टिस ना कर सकें, लेकिन इतना जरूर कम से कम करें कि जिस दिन आपका प्लास्टर कंप्लीट हो, एक वॉल सुबह शुरू होती है, शाम तक वो शाम 4 बजे तक वो वॉल कंप्लीट कर लेता है। अगर आप उसको एक रात का टाइम दे देते हैं तो एनफ करता है, वरना कोशिश करें शाम को जो उसने सुबह काम किया है उसकी क्योरिंग शुरू कर दें, और अगले 12-14 दिन तक उसकी क्योरिंग जो है मुसलसल आप करते रहें, हल्की हल्की शावर के साथ। स्पीड वाले शावर से ये होता है कि आपका बड़ा सेटिस्फाई तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ वाटर ही है, उसके अंदर वो पानी रिटेन ही नहीं करता। आप स्पीड के साथ आप पंप लगा के, तो अगर आप उसके ऊपर शावर देते हैं तो आप वक्ती तौर पर तो समझते हैं कि दीवारें सारी मॉइस्चर आ गया उसमें, लेकिन जो है कि स्लोली और ग्रेजुअली जो उसके साथ क्योरिंग करते हैं, उससे आपकी 100 इवन छोड़े 1000 टाइम जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। बेसिकली आप बिल्डर्स जो हैं
और कमर्शियली जो लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं वो इस चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये जो है ये फॉल्ट्स आते हैं। लेकिन एनी किसी किस्म की बिल्डिंग हो और किसी भी आपके साथ डील के साथ वो बनी हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको क्योरिंग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा और कोई टूल नहीं है इसको करने का, क्योरिंग और सिर्फ क्योरिंग। थैंक यू बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को अब आइडिया हो गया होगा कि प्लास्टर वर्क करते हुए उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।